नमस्कार, मैं आपका मित्र हरीश नवल। आज चूँकि हम पृथ्वी से जुड़ी बातें कर रहे हैं और पर्यावरण दिवस की बात हो रही है, पृथ्वी दिवस की बात हो रही है, मैं इस पर कुछ अपने विचार आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अ, एक छोटी-सी जापानी कविता का भावानुवाद आपको बता रहा हूँ कि यदि मेरे पास ₹2 हों, मैं ₹1 से रोटी खरीदूँगा और ₹1 से गुलाब। रोटी मुझे जीवन देगी और गुलाब जीवन जीने का उद्देश्य। प्रकृति और मानव का चिरंतन संबंध आप जानते ही हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में आपको जानकारी होगी ज़रूर कि पुरुष और प्रकृति के संबंध में कुछ बहुत सुंदर श्लोक हैं। और एक श्लोक के अनुसार प्रकृति में टिका हुआ पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों का उपभोग करता है। आपको मालूम ही है कि हम सब पृथ्वी के ही जाए हैं, यहीं से आए हैं और पर्यावरण के संबंध में ये ध्यान कर लेना ज़रूरी है कि प्रकृति के जो पांचों विशिष्ट तत्व हैं, भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश, हमारा निर्माण इन्हीं से हुआ है और इन्हीं तत्वों की शुद्धता, इनका आपसी सामंजस्य, इनकी परिस्थिति परक एक दूसरे की अनिवार्यता, इसी को हम पर्यावरण कह सकते हैं। पर्यावरण बिगड़ने से मानव समाज पर दूषित प्रभाव होता है और इसकी शुद्धता रहने पर हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि वातावरण और पर्यावरण अलग-अलग हैं। कुछ लोग, आप में से तो कोई नहीं, लेकिन मेरे जैसे लोग पहले वातावरण और पर्यावरण को एक समझते थे। हमारे शरीर के साथ-साथ जो पर्यावरण है, ये हमारे मन को भी शुद्ध करता है। शरीर दूषित होने से स्वास्थ्य का ह्रास होता है और यदि आत्मा हो जाए ऐसी, तब क्या ह्रास होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि प्रदूषण का खतरा शरीर के लिए उतना अधिक नहीं है जितना कि मन के लिए। और मन की शुद्धि के लिए हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय, यज्ञ, पूजा, आरती, इन सब क्रियाओं की को जारी रखे जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान किया जाता है। पर्यावरण की शुद्धता के लिए मंदिरों में धूप, अगरबत्ती, घी की आरती की योजना, शंख की गूंज, घंटे और घड़ियाल की ध्वनि, इसका महत्व आज शोधकर्ताओं द्वारा वैज्ञानिक माना जा रहा है। आप हरिद्वार गए होंगे या बनारस गए होंगे या नदियों पर, विशेष रूप से मैं हरिद्वार की बात करूं तो शाम के समय गंगा के विशाल वक्षस्थल पर पत्ते के दोनों में दीप जलाकर प्रवाहित करने का एक नियम सा ही समझिए बना है। और ये क्या है, ये पर्यावरण के सर्वथा अनुकूल है। घर में भी हम लोग, जहाँ हमने तुलसी का पौधा लगाया होता है, हम उसके नीचे भी एक दिए में दिया जला के रखते हैं, तो वो उससे पर्यावरण शुद्ध होता है। हम घर में गुलाब बोते हैं, गुलाब भी पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। अगर घर के आसपास नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, ये सब या बहुत सारे पेड़ भी हों, तो ये सारे के सारे हमारे पर्यावरण को बिगड़ने नहीं देते। उस पर काबू करने की ज़रूरत रहती है हमें, अगर हम उनका उनका शोषण ना करें। अब गंगा के विशाल वक्षस्थल पर पत्ते के जो दोनों में दीप जलाए जाते हैं और वो पानी में प्रवाहित होते हैं, और जहाँ-जहाँ जाते हैं तो जो उनका धुआँ है और जिस तरह से वो मिश्रित हो जाते हैं पूरे वातावरण में, उससे पर्यावरण शुद्ध होता है। और देखिए, है ना विचित्र सी बात, हम लोग हमेशा कहते ही हैं, जब भी कुछ पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो लगता है भारत में क्या कुछ नहीं था, कि हमारे ऋषि मुनि सहस्त्रों वर्षों पूर्व से ये चीज़ें जानते आए हैं। और जब रियो डी जेनेरो में पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके बाद तो होते ही रहते हैं, तो तब ओज़ोन की परत को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। अब पृथ्वी के बाह्य मंडल के ऊपर ओज़ोन की जो परत है, ये पृथ्वी का कवच है। ये खगोल के विनाशकारी दुष्प्रभावों से पृथ्वी की रक्षा करता रहा है। और जो पृथ्वी से दूषित गैसें उठती हैं, उससे क्या हुआ कि इस ओजोन की परत में बहुत बड़ा सुराख हो गया। अब ये जो सुराख हो गया, इसके कारण हम लोगों को चर्म रोग होते हैं, इसके कारण हम लोगों की आंखें खराब होती हैं। ये सब क्योंकि पर्यावरण बिगड़ गया। अ, अच्छा, मन पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मूल्यों का विघटनकारी रूप भी कुछ अंश तक इसी तेजी से बिगड़ रहे पर्यावरण के कारण ही है। आज मूल्यों के प्रति सचेत कौन है? आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में मूल्य गौण हो गए हैं, कीमतें प्रमुख हो गई हैं और हम भ्रम में जो कीमतों को मूल्य मान लेते हैं। वो ऐसा नहीं है। कीमतें आसमान छू रही हैं और मूल्य मूल्य धूल धूसरित होते जा रहे हैं।
कैसा अजीब सा वातावरण है। जितना अधिक आज हम सभ्य होते जा रहे हैं, उतना ही अधिक अपसंस्कृत हो रहे हैं। सभ्यता का विकास हो रहा है तो संस्कृति का विनाश हम देख रहे हैं। हम असभ्य ही ठीक थे, क्योंकि तब हम सुसंस्कृत तो थे। कैसी अजीब सी बात है कि जितना शहरीकरण होता है, जितना सड़कें बनती हैं, उन जिनके लिए पेड़ काट दिए जाते हैं, जितनी जितनी इमारतें बनती हैं, जैसे जैसे पहाड़ कटते चले जाते हैं, उतना उतना ही पर्यावरण का बिगाड़ हम कर रहे हैं। और उन सब के जो रिजल्ट थे, जो कुछ हुआ, वो आज हम देख ही रहे हैं। फिर उसका हश्र इस लॉकडाउन की स्थिति में होता है कि जहाँ पर हम बाहर जाने को तरस रहे हैं, बाहर जाते हैं तब भी कितना खतरा है। अ, तो पहले पहले क्या था कि हम सभ्यता का विकास हो रहा था धीरे धीरे, पर हम सुसंस्कृत थे। अब सभ्यता हावी हो गई है और संस्कृति जो है गौण होती जा रही है। तब वसंत का आगमन जो था वो हमारे शरीर, बुद्धि और चित्त पर होता था, और अब इस वसंत के आगमन की सूचना में कैलेंडर द्वारा मिलती है। हमको बसंत है मेरी तारीख कैलेंडर की, गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा ही था, आपको याद आ गया होगा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन भी हम नहीं भूलते कि बसंत आता नहीं, लाया जाता है। ये एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल हो रहा है आजकल। जैसे हम दूरदर्शन पर मौसम की सूचनाएं सुनते हैं, ठीक वैसे ही ऋतु आगमन की सूचनाएं कैलेंडर से पाते हैं। हम इतने मूल्यहीन युग की संतानें हैं जो हृदयहीन होने में गौरव महसूस कर रही हैं। आज हम अपने भ्रष्ट होने का विशद गौरव गान करते हैं, अपने दूषित आचरण की महिमा का बखान करते थकते नहीं हैं। मैं अगर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, कह रहा हूँ कि आजकल नहीं पढ़ा रहा, तो कई ऐसे अध्यापक हैं हमारे कि जो कक्षा नहीं लेने के बहाने ढूंढते रहते हैं, और बाकी घर जाकर के ये अपने मित्रों से बड़ी शान से कहते हैं कि अरे हमारा क्या है, बच्चे आए ना आए, हम उनको फ्री अटेंडेंस दे देते हैं, बहुत आनंद आ रहा है। अब ये क्या है? ये जो मूल्यों का हनन हो रहा है, जो हमारा मानसिक पर्यावरण दूषित हो रहा है, कि हम जो गलत काम है उसको करके अपने आप को बली सशक्त सिद्ध कर रहे हैं। इसीलिए हमने वो सिद्धांतों को छोड़ दिया, और जो व्यवहार जैसा था वो हमारा व्यवहार सद नहीं रहा, असद व्यवहार हम करने लग गए हैं। आज की शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, वह हमें बड़े अंधेरे रास्तों पर भेज रही है। और हमें कि अंधेरे रास्तों पर भी ऊपर से हम अपनी आंखें मूंदे हुए चल रहे हैं। ये सब इसलिए कि आजकल हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था, ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, जिसका जब थोड़ा सा मैंने पहले भी उसका इशारा किया, सभ्यता का अर्थ प्रकृति के विरुद्ध जाना ही है। देखिए, इसको इस पर आप गहराई से विचार करेंगे तो बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे। सभ्यता का अर्थ प्रकृति के विरुद्ध जाना ही है। जिस प्रकृति के हम अंश हैं, हम वश स्वयं को समर्थ मान रहे हैं। प्रकृति पर मनुष्य कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन जो हमारा दम्भ है वो उसे विजय घोषित करवाने पर तो है। अगर हमारे में ये दम होता तो जो तूफान आ रहे हैं, हम इनको क्या यास को रोक नहीं सकते थे क्या? अब हाँ, जब जब वो हम सिर्फ सावधानियां बरत रहे हैं कि यास के आने से पहले हमने झुग्गी झोपड़ियों में जो किनारे पर बसे लोग थे, जो मल्लाह थे, उनको हटाया, वो सब तो ठीक है, किंतु हम यास को नहीं रोक सके, क्योंकि वो हम प्रकृति से लड़ नहीं सकते, प्रकृति से जीत नहीं सकते। लड़ तो लेंगे पर जीत नहीं सकते। अच्छा, अब आए साहित्य पर। आदिकाल के साहित्यकारों ने प्रकृति को जननी या सहचरी माना था, प्रकृति सहचरी हमारी। और बड़े बड़े कवि जो हैं वो षड ऋतु वर्णन करते थे। अब तो ऋतु ज्ञान कठिन हो गया है, पता नहीं चलता है। प्रकृति के साथ मानसिक भावों का सामंजस्य बिठाकर पहले कविगण उसको समीकृत कर देते थे। आज यही चीज़ वैज्ञानिक मानी जा रही है। कविता का जो भाव पक्ष था, वह प्रकृति की शरणास्थली से गांधीर्य और प्रामाणिकता पाता था। इसीलिए राम कथाओं में आप देखिए, कहीं राम क्षमा कीजिए, राम वन गमन कर रहे हैं तो पतझड़ का वर्णन कवि कर रहा है। जनक के घर विवाह संपन्न हो रहा है तो बसंत ऋतु चल रही है। वियोग हो रहा है तो शरद और पावस पर कवि विचार साम्य प्रस्तुत करते हैं। तो आंतरिक और बाह्य प्रकृति जो है ये बिगड़नी नहीं चाहिए। तो ये पर्यावरण का बिगाड़ है सबसे बड़ा। प्रकृति का संबंध रीतिकालीन कवियों ने खो दिया था, पर पाश्चात्य साहित्य में रोमांटिसिज्म आया। शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, इन सब लोगों ने जो रोमांटिसिज्म को जन्म दिया, और उसका जो रूप हमारे हिंदी में आया, जो और हिंदी में आकर के छायावाद के रूप में आया ना,
ये हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद हुए, सुमित्रानंदन पंत हुए, महाकवि निराला हुए, महादेवी हुई। इन्होंने छायावाद के माध्यम से इसको दोबारा स्थापित करने की कोशिश की कि प्रकृति और पुरुष का जो चिरंतन संबंध है, जो छूट रहा है, उसको दोबारा से कायम करने की ज़रूरत इन लोगों ने समझी और छायावाद ने यही बीड़ा उठाया और किया भी। अब क्या आजकल, अब प्रकृति वर्णन अप्रासंगिक माना जाता है। पुरुष प्रकृति के समीप नहीं जाता, अपितु प्रकृति को बलात् निकट लाने की कोशिश करता है। बड़ी अजीब सी लॉन संस्कृति है ना हमारे यहाँ। अब मकान छोटे होते जा रहे हैं, हम वे पौधे लाते हैं जो बिना या कम पानी के उगते हों। कैक्टस उगा लेंगे। अब कैक्टस हमें क्या देता है, पर हम उसे ड्राइंग रूम में बिठा रहे हैं। नकली पौधे ले आते हैं, हम भ्रम में जीने लग जाते हैं। नकल में अकल दिखा रहे हैं और असल से दूर होते जा रहे हैं। तो ये जो लघु मानव, आपको ध्यान आ जाएगा, धर्मवीर भारती ने लघु मानव की व्याख्या जो की है, तो वो जो हम लघु होते जा रहे हैं, ये इसी कारण हमने बोनसाई संस्कृति बना दी। हमारी संस्कृति क्या होगी, बोनसाई, कि छोटे होते जाओ, छोटे होते जाओ। कि हम सेब का पेड़ बना रहे हैं, पर वो 40 फीट वाला नहीं होगा, हम 4 फीट वाला ही बनाएंगे, लेकिन सेब हमें पूरे चाहिए, वैसे के वैसे, सुंदर के सुंदर। तो हम ये क्या, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं हम। यद्यपि हम कह रहे हैं कि आज हम एक ग्लोबल विलेज की कल्पना में हैं, वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, ये जो मार्शल मैक्लुहन ने कहा था, पर हम तो छोटे होते जा रहे हैं। हम कहाँ ग्लोबल हैं, हम तो लघु मानव हैं। हम पौधों को, वृक्षों को, मनुष्य को छोटा करने की कला जान गए हैं। हम बोनसाई देख के खुश होते हैं, बोनसाई संस्कृति की फसल उगाते हैं। हम शहर में हैं तो नागरिक कहलाते हैं, है ना। और ग्रामवासी का एक दूसरा संबोधन पहले ग्राम देवता होता था, ये हम भूल गए हैं। नगर देवता नहीं होता था, ग्राम देवता होते थे। और आज भी स्थितियां हालांकि काफ़ी बदल गई हैं। लाल डोरा ने काफ़ी कुछ गांव को भी महानगर सा बना दिया है, किंतु फिर भी आज भी ग्राम देवता हमें मिल जाएंगे। वो भोलापन, वो प्रकृति से जुड़ाव पता चल जाएगा। देखिए ना, उन्हें कैसे पता चलता है आज एकादशी है, पूर्णमासी है, कुंभ आने वाला है, और वो वहाँ चले भी जाते हैं। अच्छा, हमारी शिक्षा पद्धति भी ऐसी नहीं है जो प्रकृति को हमारे निकट लाए या हमें प्रकृति के निकट लेकर जाए। हम तो एयर कंडीशनड क्लासरूम चाहते हैं। मेरे एक मित्र, जब उनका बच्चा स्कूल गया, दाखिल हुआ, तो मेरे पास आए और कहने लगे कि वो कई मेरे विद्यार्थी भी थे, तो मुझे सर ही बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, मैंने ना, आप, मेरा बेटा जो है बहुत अच्छे स्कूल में गया। मैंने कहा अच्छा, क्या विशेषता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है? कहते जी, उनकी तो ना सारी क्लासेस एयर कंडीशन है, बस भी एयर कंडीशन है। तो मैंने कहा कि भैया संजीव, तुम उसमें बिठाओगे, वहाँ पढ़ाओगे, तो बच्चा तो प्रकृति से दूर हो जाएगा। किंतु क्या है कि हम उसके निकट नहीं जा रहे। याद कीजिए शांति निकेतन। शांति निकेतन के माध्यम से गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कितना अच्छा प्रयोग किया, जहाँ विद्यार्थी प्रकृति से जुड़े रहते थे। वही पद्धति चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम चाहिए जिसमें फूल हों, पर्वत हो, गंगा की लहरें हों, अंतहीन दिशाएं हों, इंद्रधनुष हो। तभी तो हम कहते हैं ना कि हम अपने स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे कैसे, वैदिक युग की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे? ये तो अभी तो हमारी ये जो कलयुग के भयावह पंजे हैं, इससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि पर्यावरण जो है वो बिगड़ रहा है, दूषित हो चुका है। आसमान नहीं दिखता। लॉकडाउन में जब कई चीज़ें बंद हो गई, आवाजाही बंद हुई, तब कई प्रकार की चिड़ियाँ देखने को मिली। बचपन याद आ गया कि जब एक साथ झुंड के झुंड जो है, जो पक्षी हैं, जो आसमान से जाते थे, सुबह जाते थे और शाम को आते थे, लौटते थे, तो दोनों दृश्य हम अपने घर की छत से देखा करते थे जब हम बच्चे थे। आप में से भी जो बड़ी उम्र के हैं मेरे जैसे, तो उनको ये याद आ जाएगा। असल में क्या है कि शिक्षा जो सत्यम शिवम सुंदरम पर टिकी हो, पर आज तो वह ऐसी है जिसमें सुंदरता केवल आभासित हो सकती है। हम आभासित संसार में हैं, है ना। सब कुछ जो है वो आभास कर रहे हैं हम, एक्चुअल नहीं है, फैक्चुअल नहीं है। कैसा है आप जानते ही हैं। तो मूल्यहीन समाज हो चुका है हमारा। तो इसको अगर हम मूल्य नहीं बनाएंगे, अपने परिवार में अपने बच्चों को आगे नहीं शिक्षा देंगे, तो ये जो विसंगतियाँ हैं, ये सारी की सारी बहुत कारुणिक हैं, बहुत त्रासद हैं। शिक्षा अर्थहीन है। अब जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ने कुछ नया प्रयोग किया है, तो देखते हैं इस नई शिक्षा नीति में कितना स्थान प्रकृति को है।
आपको याद होगा कि नई पीढ़ी में कुछ युवक युवतियों का एक सर्वे हुआ था इंडिया टुडे द्वारा, तो उसमें 88% जो लोगों ने ये कहा था, जो युवा थे, कि खूब धन कमाना, ए येन केन प्रक्रियण, कैसे भी कमाना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ये जो आत्मा का बिगाड़ हुआ है, पर्यावरण समाप्त हुआ है, वो दोनों के साथ चलता है। क्योंकि हम बंद कमरों में रह रहे हैं, बंद कमरों में पढ़ रहे हैं, नकली जीवन जी रहे हैं, तो बिगड़ते और निरंतर बिगड़ते पर्यावरण में उन मूल्यों की सार्थकता को खोते जा रहे हैं जो हमारी धरोहर है। आज का हमारा केंद्रीय नारा क्या होना चाहिए कि विचारों की शुद्धता के लिए पर्यावरण शुद्ध रखें, और अपना कमरा भी शुद्ध रखें, अपना कपड़ा भी शुद्ध रखें, अपना मन भी शुद्ध रखें। इसलिए हम 2 रुपये में से कम 50 पैसे तो गुलाब खरीदने के लिए खर्च कर ही दें। आज तो हमारे बजट में उसके लिए स्थान ही नहीं है। अब मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जो बाह्य और आंतरिक प्रदूषण को समाप्त कर शुद्ध पर्यावरण की ओर संकेत करती हैं। सच्चाई की पहचान की पानी साफ रहे, जो भी चाहे देख ले जलाशय के तल को, वे सच्चाई का भेद छिपाते हैं केवल, जो जानबूझकर गंदला करते अपने जल को। दोस्तों, हम अपने जल को गंदला करके हम क्या चाह रहे हैं, ये हमें सोचना है। और ये जो आजकल का लॉकडाउन है, ये जो स्थिति है, इसने हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आज भी पृथ्वी दिवस पे, आज भी पर्यावरण दिवस है, बहुत दुनिया में सभी गोष्ठियाँ होंगी। तो चलिए, एक छोटी सी गोष्ठी, एक गिलहरी वाला काम हम भी कर लेते हैं उस पुल बनाने में, एक सेतु यहाँ भी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। मैं हरीश नवल, नई दिल्ली, भारत से।